हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज का जो हमारा वीडियो है ये बिहार एसआई का पीवाईक्यू कर रहे हैं। ठीक है, बिहार एसआई का हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं 2008 का पेपर। और 2008 के पेपर में आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के ये क्वेश्चन नंबर 36 तक करेंगे। 10 क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक देखे थे, जो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, लगभग 5 घंटे की हो गई थी। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो को थोड़ा सा, वीडियो की जो लंबाई है उसको थोड़ा सा कम करके रखेंगे और लगभग 1 घंटे की ये क्लास होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। अगर अभी आप इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं पार्ट 1, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक है, तो उसे भी जरूर आप देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा लुसेंट का नहीं है, ये हमारा बिहार एसआई का पीवाईक्यू है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन के बेस पर पूरे क्वेश्चन के बेस पर अपने टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आप देखिए, पहला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। देखिए ये जो प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो यहाँ पर एक तो नारा दिया गया है और दूसरा पूछा जा रहा आपसे कि वह व्यक्ति कौन था जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न को देखते हुए हमें क्या लग रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय जितने भी नारे दिए गए थे वो कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ पर इसी आधार पर बाकी के सभी नारों को यहाँ पर देखेंगे जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिए गए थे, जो महत्वपूर्ण नेताओं के द्वारा दिया गया था। तो इसी को यहाँ पर बेस बनाएंगे और फिर आगे यहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण नारों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर अपने क्लास को। और अपने क्लास को यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वह भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कब दिया था, तो ये इन्होंने असेंबली में जब ये बम फेंक रहे थे दिल्ली असेंबली में, तो उस समय ये दिए थे 8 अप्रैल 1829 ईस्वी को। ये जब बम फेंक रहे थे दिल्ली असेंबली में, तो उसी दौरान इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अब देखिए यहाँ पर नेता का नाम लिखा गया है और जो महत्वपूर्ण नेता थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, उनके द्वारा दिए गए प्रसिद्ध नारा यहाँ पर लिखा गया है। और उन नारों का क्या महत्व था यहाँ पर एक कॉलम बना करके लिखा गया है। एक एक करके देखेंगे। महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था एक नारा, करो या मरो। ठीक है, तो ये करो या मरो जो नारा दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये कब दिया गया था या क्या महत्व है, तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को अंतिम निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। एक फैक्ट यहां पर भी ध्यान में रखिएगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और उसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का। ठीक है, तो करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। दूसरा देखिए यहाँ पर है महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था, अहिंसा परमो धर्म है। देखिए इसके ऊपर आप स्टार बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है कभी प्रश्न में पूछ लिया जाए। ठीक है, यहाँ पर है कि महात्मा गांधी ने नारा दिया था अहिंसा परमो धर्म है। तो ये भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो अहिंसा परम धर्म है, ये अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित है जो गांधी जी के दर्शन का मूल आधार था। देखिए एक और प्रश्न इससे बनेगा कि गांधी जी का दर्शन क्या था, तो गांधी जी का जो दर्शन है वो अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित है। तो गांधी जी का जो दर्शन है वो अहिंसा है। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे इस नारे को याद रखिएगा, अहिंसा परमो धर्म है। और अगर आपसे जब पूछा जाए कभी कि गांधी जी का दर्शन क्या है, तो गांधी जी का दर्शन था अहिंसा का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर प्रश्न है, अगला जो नारा है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, आजाद हिंद फौज के गठन के समय दिया गया था, जिसमें बलिदान और संघर्ष का संदेश था। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुआ था। तो ये भी डेट याद रखिएगा।
कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। तो ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये भी याद रखिएगा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में सिंगापुर में हुआ था। इसके संस्थापक थे मोहन सिंह, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? मोहन सिंह। लेकिन बाद में जो है सुभाष चंद्र बोस ने इस संगठन को नेतृत्व प्रदान किया था 1943 ईस्वी में। इस चीज को याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो नारा दिया गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर प्रश्न है कि यहाँ पर एक और नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था, वह था जय हिंद का नारा, ठीक है। जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, जय हिंद का नारा। ये जो नारा था ये आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध नारा था, जो बाद में क्या हुआ, भारतीय नौसेना के अभिवादन का प्रतीक बन गया। तो अभी जो वर्तमान में हमारी जो सेना है वो जो अभिवादन करती है, तो अभिवादन के समय क्या बोलती है? जय हिंद बोलती है। आप इसके बारे में सुने होंगे। जो सिपाही होते हैं, हमारे जो सेना के लोग होते हैं, वो इसका प्रयोग करते हैं अभिवादन के रूप में। तो ये जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भगत सिंह ने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद जो है क्रांति की भावना को जागृत करने वाला नारा है, जो आज भी परिवर्तन की मांग का प्रतीक है। आप देखेंगे कि आज भी जो लोग सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करते हैं, किसी संस्था के विरुद्ध प्रदर्शन करते हैं, तो वे अपने आंदोलन के समय, ठीक है, प्रदर्शन के समय इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया गया है, यह भगत सिंह के द्वारा दिया गया है, ठीक है। उन्हें 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। ये 2 डेट आप याद रख सकते हैं। 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा भगत सिंह को सुनाई गई थी और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने एक नारा दिया था और वो नारा था दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहेंगे। ये जो नारा है ये चंद्रशेखर आजाद के द्वारा दिया गया था और इन्होंने कहा था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहेंगे। अदम्य साहस और स्वतंत्रता के लिए प्राण न्यौछावर करने का संकल्प दर्शाता है। तो इस जो नारा है, ये नारा कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहेंगे, ये दर्शाता है कि हम अपनी आज़ादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान भी त्याग सकते हैं। तो ये जो नारा दिया गया था चंद्रशेखर आजाद के द्वारा दिया गया था। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने भी एक महत्वपूर्ण नारा दिया था। उन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा। देखिए अभी यहाँ पर आप जो नेता हैं, जो महत्वपूर्ण नेता हैं, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनका नाम और जो यहाँ पर उन्होंने नारे दिए हैं वो दोनों कम से कम आप याद रखिए पूरी तरह से, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वशासन के अधिकार की मांग जिसने उग्रवादी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था। तो यहाँ पर उग्रवादी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिए थे बाल गंगाधर तिलक। आप जब अगर अभी आप कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, जब स्वतंत्रता संग्राम के समय जब कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको वहां पर मिलेगा कि जो कांग्रेस था 2 दलों में बटा था, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। गरम दल को उग्रवादी दल भी कहा जाता था और नरम दल को नरमपंथी दल भी कहा जाता था। तो उसमें जब आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर समझ में आएगा कि उग्रवादी राष्ट्रवाद क्या होता है। तो आप चाहें तो लुसेंट की जो हमारे वीडियोज है जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात की है, तो उसे जाकर आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये नारा आप सबको याद भी होगा, कई बार आप इसे दोहराए भी होंगे। तो ये जो नारा दिया गया था ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। क्या नारा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देश के लिए बलिदान की भावना का प्रतीक है, जिसे बिस्मिल ने काकोरी षड्यंत्र के दौरान लोकप्रिय किया था। तो काकोरी षड्यंत्र के दौरान जो है इस नारे को प्रसिद्ध किया गया था। अब आपके मन में ख्याल आता होगा या सवाल आना चाहिए कि काकोरी षड्यंत्र क्या था। देखिए काकोरी षड्यंत्र जिसे काकोरी ट्रेन एक्शन भी कहा जाता है, तो ये जो काकोरी षड्यंत्र था दरअसल इसको
काकोरी ट्रेन एक्शन भी कहा जाता था। इसमें क्या था कि काकोरी षड्यंत्र का जो मुख्य उद्देश्य था, ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटना और स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन जुटाना इनका मुख्य उद्देश्य था। काकोरी जो षड्यंत्र हुआ था, काकोरी ट्रेन लूट हुआ था या एक्शन हुआ था, इसका मुख्य काम था कि जो सरकारी खजाने हैं उसको लूट कर वहां से पैसे इकट्ठा करके भारत अपनी स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन जुटाना था। ठीक है, ये घटना कब हुई थी? तो ये घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन पर हुआ था। ये घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन पर हुआ था और इसका उद्देश्य था कि सरकारी खजाने को लूटना और स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन जुटाना। इस षड्यंत्र में मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल, आसफुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद और राजेंद्र नाथ लहड़ी शामिल थे। ठीक है, तो इसमें जो प्रमुख नेता थे, जो प्रमुख लोग थे, वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद और राजेंद्र नाथ लहड़ी। तो ये लोग जो थे शामिल थे काकोरी षड्यंत्र में। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को ये काकोरी षड्यंत्र हुआ था। इसका उद्देश्य था सरकारी खजाना लूटना और अपने देश के स्वतंत्रता के लिए उस धन का प्रयोग करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लाला लाजपत राय ने भी एक कथन कहा था या नारा दिया था कि मेरे शरीर पर पड़ने वाला हर एक डंडा अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील का काम करेगा। तो जब लाला लाजपत राय के ऊपर डंडे की बारिश की गई थी, उनको मारा गया था डंडे से, तो उन्होंने उसी दौरान ये कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ने वाला हर एक डंडा अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की कील का काम बनेगा। ताबूत वही होता है जिसमें लोगों को डाल करके दफनाया जाता है, तो इस तरह से होता है ताबूत। तो यही यहाँ पर लाला लाजपत राय कहे थे कि तुम्हारे साम्राज्य का अंत आने वाला है और मेरे शरीर पर पड़ने वाला एक एक लाठी जो है वह उस ताबूत का कील बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये कथन कब कहा गया था, ये नारा कब दिया गया था? तो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान दिया गया था। अंग्रेजी शासन के समाप्ति का ये संकेत था, ये नारा कि मेरे शरीर पर पड़ने वाला हर एक डंडा अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील का काम करेगा। देखिए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करना और 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत स्थापित द्वैध शासन प्रणाली की समीक्षा करना। ठीक है, तो इसका जो गठन किया गया था, साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था वह 8 नवंबर 1927 को किया गया था। और इस कमीशन का गठन जो है क्यों किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि भारत में जो संवैधानिक सुधार का अध्ययन करना था और 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम थे, 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम के तहत जो द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया गया था उसकी समीक्षा करना था कि जो द्वैध शासन प्रणाली था क्या वो सही है या नहीं, और संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करना था। भारत में जो भी संवैधानिक सुधार हुए थे 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत उनका समीक्षा करना था। तो यह इसका गठन 8 नवंबर जो है 1927 को होता है और ये भारत में आते हैं 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, तो कमीशन जो था साइमन कमीशन, ये 3 फरवरी 1928 को भारत में आया और इसके विरोध में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे थे। तो साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे साइमन कमीशन के विरोध में लगे थे। देखिए आयोग का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था जॉन साइमन। ठीक है, जॉन साइमन था कर रहे थे और इसमें कुल 7 सदस्य शामिल थे जो सभी ब्रिटेन के संसद के मनोनीत सदस्य थे। ये ठीक है, ये मनोनीत सदस्य थे, भारत के कोई भी यहाँ पर सदस्य इसमें शामिल नहीं थे और यही वजह था कि इसका विरोध हो रहा था। क्योंकि आप यहाँ पर ये जो कमीशन था साइमन कमीशन, वो भारत में आकर के भारत में जो व्यवस्था लागू है, द्वैध शासन प्रणाली लागू हुआ था 1919 के अधिनियम के तहत, उसकी समीक्षा कर रहे थे। तो उसके दौरान भारतीयों का यहाँ पर होना जरूरी था, तो इस कमीशन में जो थे भारतीयों को नहीं शामिल किया गया था, इसी वजह से इस पर ज्यादा विरोध हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर इसी के समय जब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था तो लाला लाजपत राय के ऊपर डंडे की बारिश होती है, डंडे से इनको मारा जाता है। तो उसी समय इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ने वाले
हर एक डंडे अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील का काम करेगा। ठीक है, चलिए ये लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल ने नारा दिया था स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। ये जब स्वदेशी आंदोलन के दौरान दिया गया था। आत्मनिर्भरता और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का ये संकेत था। ठीक है, तो यहाँ पर बिपिन चंद्र पाल ने नारा दिया था स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ का, और ये नारा क्यों दिया गया था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान दिया गया था इस नारे को। आत्मनिर्भरता और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का यह संदेश था। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक नारा दिया था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये नारा दिया गया था। राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश, जिसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो इन्होंने क्या, इनके जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योगदान ये था कि इन्होंने स्वतंत्रता के बाद जो भी छोटे छोटे रियासतें थे भारत के अंदर, ठीक है, उन सबको एकजुट करने का काम इन्होंने किया था। सबको एक साथ मिला करके एक मजबूत भारत बनाने का काम इनके कंधों पर था, और इन्होंने बड़े ही खूबसूरती के साथ ये काम पूरी किया था। ठीक है, तो ये छोटे छोटे साम्राज्यों को मिला करके एक दूसरे के साथ, और ये पूरे भारत में मिला करके इन्होंने उन रियासतों को, छोटे छोटे रियासतों को भारत में मिलाया, और फिर एक भारत बनाने में ये सफल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर कहा था कि आराम हराम है, आराम हराम है। ये नारा किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। और इन्होंने ये युवाओं को दर्शाते हुए कहा था, युवाओं के ऊपर कहा था कि युवाओं को कर्मठता और परिश्रम के लिए प्रेरित करने वाला ये नारा था, आराम हराम है। और ये बात सही भी है, आराम क्या होता है? हराम होता है। तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। विनायक दामोदर सावरकर ने भी एक नारा दिया था, हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है। तो ये जो नारा दिया गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा दिया गया था, हिंदू राष्ट्रवाद की अवधारणा, जिसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों को प्रेरित किया था। यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने नारा दिया था, हम एक हैं, हम एक हैं। ये नारा जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा दिया गया था, और ये नारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आज के समय में भी इनके नारों को समझना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि आज जो समाज में सांप्रदायिकता फैल रही है उसको समाप्त करने वाला ये नारा है कि हम एक हैं। सांप्रदायिक एकता का संदेश, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था, तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा दिया गया नारा है, हम एक हैं। अरुण असफ अली ने कहा था, हिंदू झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये किसने कहा था? अरुणा असफ अली ने कहा था। ये कब कहा था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोल मैदान में तिरंगा फहराते समय दिया गया था नारा ये। तो यहाँ पर सिर्फ याद रखिएगा कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये जो कथन है, ये जो नारा है, अरुणा असफ अली का है। सरोजिनी नायडू ने एक नारा दिया था, भारत माता की जय। सरोजिनी नायडू ने एक नारा दिया था, भारत माता की जय। राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का प्रतीक, जिसने महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। सरोजिनी नायडू के बारे में थोड़ा बहुत हम यहाँ पर जान लेते हैं। सरोजिनी नायडू जिन्हें भारत की कोकिला और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है, और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। और एक प्रमुख कवि, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। 1925 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले महिला अध्यक्ष बनती हैं। तो 1925 ईस्वी में वो कांग्रेस की पहले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है 1925 में। स्वतंत्रता के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो जब भारत हमारा आज़ाद हो जाता है तो उस समय उत्तर प्रदेश की यह पहला महिला राज्यपाल चुनी जाती है। अब यहाँ पर इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, द सेपरेट्स फ्लूट। तो ये जो इनके रचना है, इन रचनाओं को भी ध्यान में रखिएगा, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्थ ऑफ टाइम और द ब्रोकन विंग्स। ये जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सरोजिनी नायडू की हैं, और सरोजिनी नायडू ने नारा दिया था, भारत माता की जय। तो ये चीज़ें
सरोजिनी नायडू के बारे में आपको यहाँ पर साथ ही साथ याद रख लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, जहां मिले सबको सम्मान ऐसा हो भारत महान। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन है। सामाजिक समानता और न्याय का संदेश जिसने स्वतंत्र भारत के विकास को प्रेरित किया था। ठीक है, तो ये स्वतंत्र भारत को यहाँ पर प्रेरित किया था, जो कि सामाजिक समानता और न्याय का संदेश था, जिसने स्वतंत्र भारत के विकास को क्या किया था, प्रेरित किया था। आगे बढ़ते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने एक कथन कहा था कि स्वाधीनता ही जीवन है, स्वाधीनता ही जीवन है। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया था। स्वतंत्रता के महत्व पर बल देने वाला नारा था, जिसने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जगाया था। तो रामचंद्र शुक्ल ने स्वाधीनता ही जीवन है का नारा दिया था, और ये जो रामचंद्र शुक्ल थे अपने साहित्य के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय चेतना को जगा रहे थे। रास बिहारी बोस ने एक महत्वपूर्ण कथन दिया था, दिल्ली चलो। आज भी आप सुनते होंगे दूर दराज के जो भारत के लोग हैं, वो जब भी अपनी मांग को रखते हैं तो वो कहते हैं दिल्ली चलो। ये दरअसल जो नारा दिया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा, ये नारा था विदेशियों में भारतीय क्रांतिकारियों को एकजुट करने वाला नारा था। लेकिन आज भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं जब हमें दिल्ली के सरकार को कुछ सुनानी होती है, अपनी मांग को रखनी होती है, तो हम कहते हैं दिल्ली चलो। ये रास बिहारी बोस के द्वारा कहा गया था। खुदीराम बोस के द्वारा जो कहा गया था, इसको तो बिल्कुल भी भूलिएगा मत। मातृभूमि के लिए फांसी, ये जो है बंगाल के युवा क्रांतिकारी द्वारा फांसी के समय कहा गया, जिसने युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाई थी। तो मातृभूमि के लिए फांसी, खुदीराम बोस ने ये कथन कहा था। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखें, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 को देखेंगे। देखिए, हम यहाँ पर प्रश्न के साथ साथ उस प्रश्न के साथ जो भी जुड़े हुए टॉपिक हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 देखिए, कह रहा है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। देखिए, बक्सर का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, यहाँ पर जो बक्सर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। एक बात याद रखिएगा, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि उस युद्ध के अलावा भी कई सारे युद्ध हुए थे, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है जानना। तो यहाँ पर भी हम उन सभी युद्धों को देखेंगे। ठीक है, तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था, अंग्रेज बनाम मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की सेना के बीच हुआ था। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 27। ठीक है, तो यहां पर जो आप प्रश्न देख रहे हैं, इसमें कई सारे युद्धों के बारे में हम लोग जानेंगे, और ये आपका आंसर हो जाएगा मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। लेकिन इसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं, जिनके बारे में हो सकता है प्रश्न में पूछा जाए, तो उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर युद्ध का नाम होगा इस कॉलम में, यहाँ पर वर्ष होगा, उसके बगल वाले में किसके बीच हुआ था ये यहाँ पर देखेंगे, और कौन इस युद्ध में विजेता रहा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में होता है। कलिंग का जो युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में होता है, और ये किसके किसके बीच होता है? तो मौर्य साम्राज्य बनाम कलिंग के बीच होता है। मौर्य साम्राज्य की तरफ अशोक लड़ते हैं, और यहाँ पर मौर्य साम्राज्य क्या हो जाता है? विजय हो जाता है, जीत जाता है। लेकिन यह कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक का जो टर्निंग पॉइंट आता है जीवन में, वो यहाँ से बदलाव आता है उनके जीवन में, और वो युद्ध को छोड़ देते हैं और अहिंसा की तरफ बढ़ते हैं, और फिर ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। बौद्ध धर्म को अपना करके ये बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगते हैं, और धम्म के नीति के माध्यम से ये क्या करते हैं? शासन करने लगते हैं। तो इतनी चीजें यहाँ पर कलिंग युद्ध के साथ आपको जोड़कर याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य बनाम कलिंग के बीच हुआ, जिसमें अशोक एक तरफ थे मौर्य साम्राज्य की तरफ से, और कलिंग के राजा थे। ठीक है, जो कि 261 ईस्वी में होता है। अब देखिए, यहाँ पर तराइन के दो युद्ध होते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में होता है। ठीक है, इन दोनों युद्धों को एक साथ देख सकते हैं, और ये दोनों युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान बनाम मोहम्मद गौरी के बीच होता है। तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतता है, और द्वितीय युद्ध में
मोहम्मद गौरी जीतता है। एक बार पृथ्वीराज चौहान जीतता है, एक बार मोहम्मद गौरी जीतता है। तो प्रथम पहले देख लेते हैं प्रथम तराइन युद्ध। प्रथम तराइन युद्ध 1191 ईस्वी में होता है। 1191 ईस्वी में प्रथम तराइन युद्ध होता है, जो कि पृथ्वीराज चौहान बनाम मोहम्मद गौरी के बीच होता है और इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। दूसरा यहाँ पर देखते हैं द्वितीय तराइन युद्ध। द्वितीय तराइन युद्ध जो है 1192 ईस्वी में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान बनाम मोहम्मद गौरी के बीच होता है और यहाँ पर मोहम्मद गौरी की जीत होती है। ठीक है, तो ये दोनों युद्धों को एक साथ याद रख सकते हैं, प्रथम तराइन का युद्ध, द्वितीय तराइन का युद्ध। अब यहाँ पर जो है पानीपत का युद्ध, देखिए पानीपत का 3 युद्ध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध है, ठीक है, दूसरा यहाँ पर है पानीपत का द्वितीय युद्ध और तीसरा यहाँ पर है पानीपत का तृतीय युद्ध। अभी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में देख रहा था कि एक पत्रकार थे, उन्होंने बिहार के एग्जाम, शायद 10th क्लास का एग्जाम हो रहा था, वहां पर एक लड़के से पूछते हैं पानीपत के युद्ध के बारे में, तो पूछते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो वो एक साथ तीनों के बारे में बताता है और वहां पर लिखा हुआ आता है IS की भूमि से, मतलब बिहार से वो था, तो इसलिए ऐसा उस रील्स में था, तो यहाँ पर मुझे याद आ गया। तो आप भी देखे होंगे, तो उसमें ये तीनों को एक साथ बोलता है, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय युद्ध 1556 में, तृतीय जो होता है 1761 में, ये इस तरह से बोलता है एकदम फटाक से। उसी तरह से आपको भी फटाक से याद रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच? बाबर बनाम इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। प्रथम युद्ध में यहाँ पर बाबर क्या होता है? जीत हासिल करता है। ठीक है, अब दूसरा युद्ध जो होता है वह 1556 ईस्वी में होता है, अकबर और हेमू के बीच होता है। यहाँ पर अकबर की जीत होती है पानीपत के द्वितीय युद्ध में। तृतीय युद्ध की बात करें, पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 ईस्वी में होता है। इसमें अहमद शाह अब्दाली बनाम मराठा साम्राज्य लड़ता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। तो ये 3 युद्ध जो हैं लड़े गए थे, पानीपत का 3 युद्ध। पहला जो लड़ा गया था 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, दूसरा जो लड़ा गया था 1556 ईस्वी में लड़ा गया था, तीसरा जो लड़ा गया था 1700 कितना में था? 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, तो ये 3 युद्ध जो है लड़े गए थे पानीपत में। ठीक है, चूंकि पानीपत में लड़े गए थे इसीलिए इसको पानीपत का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, पहला युद्ध जो था पानीपत का प्रथम युद्ध, और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर बनाम इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की क्या होती है? जीत होती है, बाबर यहाँ पर विजेता होता है। ठीक है, द्वितीय युद्ध जो था पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच होता है। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच होता है, जिसमें अकबर की क्या होती है? जीत होती है। उसके बाद जो तृतीय युद्ध होता है वो 1761 ईस्वी में होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में होता है। इसमें अहमद शाह अब्दाली बनाम मराठा साम्राज्य के बीच होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की क्या होती है? जीत होती है। तो ये 3 युद्धों को एक साथ याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, खानवा का युद्ध देखेंगे। देखिए यहाँ पर है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 ईस्वी में बाबर बनाम राणा संगा के बीच होता है। बाबर बनाम राणा संगा के बीच होता है, जिसमें बाबर क्या होता है? जीत जाता है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में होता है, जिसमें बाबर बनाम मोहम्मद लोदी और नुसरत शाह यहाँ पर लड़ते हैं। मोहम्मद लोदी सिर्फ याद रख सकते हैं, तो बाबर बनाम मोहम्मद लोदी, इसमें भी बाबर क्या होता है? जीत जाता है। देखिए बाबर के द्वारा यहाँ पर 3 युद्ध लड़े गए थे और ये तीनों युद्ध को जीतता है। ठीक है, ये तीनों युद्ध को जीतता है। पहला युद्ध जो था पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा जाता है, जो कि 1526 में लड़ा जाता है। बाबर के द्वारा दूसरा युद्ध जो लड़ा जाता है 1527 ईस्वी में लड़ा जाता है। तीसरा युद्ध जो लड़ा जाता है बाबर के द्वारा वह 1529 ईस्वी में लड़ा जाता है। पहला युद्ध जो है पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में। द्वितीय युद्ध जो बाबर के द्वारा लड़ा गया वह खानवा का युद्ध था 1527 ईस्वी में। तृतीय युद्ध जो लड़ा गया था बाबर के द्वारा वो घाघरा का युद्ध है, जो कि 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इस तरह से बाबर के साथ जोड़ करके भी इन तीनों युद्धों को एक साथ याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ
पर हमें चौसा का युद्ध देखना है। चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी बनाम हुमायूं के बीच होता है, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाते हैं। दूसरा है कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी बनाम हुमायूं के बीच होता है, इसमें भी शेरशाह सूरी जीत जाते हैं। तो शेरशाह सूरी के द्वारा दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। पहला है चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, दूसरा है कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। ये दोनों युद्ध में कौन जीतता है? शेरशाह सूरी जीतते हैं, ठीक है। और ये किसके विरुद्ध लड़ते हैं? हुमायूं के विरुद्ध लड़ते हैं, और ये दोनों युद्ध शेरशाह सूरी जीत लेते हैं, ठीक है। तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में, इस तरह से याद रख सकते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच होता है, जिसमें अकबर जीत जाता है। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा के युद्ध 1565 ईस्वी में होता है, दक्षिण के सुल्तान बनाम विजयनगर साम्राज्य का, जिसमें दक्षिण के सुल्तान की जीत होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध केवल नाम से ये महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रख सकते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किसके किसके बीच? अकबर बनाम राणा प्रताप के बीच। हालांकि इसमें जीत अकबर की होती है, लेकिन जो क्षेत्रों को जीतता है कुछ ही समय के बाद वह क्षेत्र फिर से अकबर के हाथों से निकल जाता है, तो इसीलिए इसको अनिर्णायक माना जाता है, ठीक है। पलासी की युद्ध 1757 ईस्वी में, ये फिर से महत्वपूर्ण युद्ध यहाँ से स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये युद्ध जो है डायरेक्ट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ता है। शुरुआत में यहीं से हम कह सकते हैं कि हमारी जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई शुरू होती है, और यहीं से हमारी हार होना शुरू हो जाता है अंग्रेजों के साथ है। तो पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा जाता है अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेज क्या होते हैं? जीत जाते हैं। तो पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेज क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। यही प्रश्न भी पूछा गया था कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो अंग्रेज बनाम मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की सेना मिलकर के अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे, लेकिन तब भी यहाँ पर अंग्रेजों की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। बक्सर के युद्ध के बाद यहाँ पर इनको बक्सर में दीवानी का अधिकार प्राप्त हो जाता है, टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली बनाम मराठा के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। द्वितीय मैसूर युद्ध यहाँ पर 1780 से 1784 ईस्वी के बीच होती है। यह हैदर अली बनाम अंग्रेजों के बीच होता है, जो कि अनिर्णायक रहती है। चिलियानवाला का युद्ध। चिलियानवाला का युद्ध जो है 1849 ईस्वी में होता है, अंग्रेज बनाम सिख है। अंग्रेज बनाम सिख होता है, जिसमें अंग्रेजों की क्या होती है? जीत होती है। भारत चीन सीमा युद्ध। भारत चीन सीमा युद्ध कब होता है? 1962 ईस्वी में होता है, जिसमें भारत बनाम चीन होता है, इसमें चीन की जीत होती है। उसके बाद 1965 में एक और युद्ध होता है, भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसमें भारत बनाम पाकिस्तान को होता है, जिसमें भारत की जीत होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध थे जो कि जुड़े हुए हैं हमारे अन्य युद्धों के साथ, यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम था उससे जुड़े हुए युद्ध थे, उसके आसपास के युद्ध थे। तो यहाँ पर इनके बारे में भी आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि मैसूर का युद्ध, तो मैसूर का युद्ध के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। क्यों? चलिए समझते हैं। मैसूर युद्ध, जिसे आंग्ल मैसूर युद्ध भी कहा जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर शासकों के बीच 4 प्रमुख सैन्य संघर्षों की एक श्रृंखला थी। ये युद्ध 1767 से लेकर के 1799 के बीच हुए, और इसमें हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान की महत्वपूर्ण भूमिकाएं थीं। देखिए, ये मैसूर का युद्ध जो है, मैसूर युद्ध, ये मैसूर युद्ध जो लड़ा जाता है 1767 से लेकर के 1799 तक लड़ा जाता है, ठीक है। इस युद्ध में 4 युद्ध लड़ जाते हैं, जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये 4 युद्धों के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और ये चारों युद्ध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए इनके बारे में जान लेना हमारे लिए जरूरी है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 में मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ है।
तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर के 1769 के बीच होता है, 2 सालों तक ये चलता है और 1769 में मद्रास की संधि के तहत इस युद्ध की समाप्ति होती है। तो ये संधि याद रखना है कि मद्रास की संधि कब होती है, तो 1769 ईस्वी में, और इसके माध्यम से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे से जीते गए क्षेत्रों को वापस लौटाने का क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। अब यहाँ पर दूसरा देखिए युद्ध होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, 1780 से लेकर के 1784 के बीच, ये 4 सालों के युद्ध है। इस युद्ध में अनिर्णायक स्थिति बनी रही। अंततः मार्च 1784 में मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए और जिसमें दोनों पक्षों ने जीते गए क्षेत्रों को वापस लौटा लिया। तो यहाँ पर फिर से एक प्रश्न बनता है कि मंगलौर की संधि कब हुई थी, तो मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में होता है। ठीक है, किसके किसके बीच, मैसूर और अंग्रेजों के बीच होता है। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। अब यहाँ पर अब तक जो थे टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली युद्ध लड़ रहे थे, प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में खुद टीपू सुल्तान आ जाते हैं और ये लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तो तृतीय मैसूर युद्ध जो होता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर के 1792 के बीच होता है। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, जिसके तहत मैसूर का आधा हिस्सा ब्रिटिशों और उनके सहयोगियों द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता है। तो फिर से यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में होती है और इसके माध्यम से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में होता है, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और मैसूर साम्राज्य का पतन हो गया। उसके बाद अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो 1799 में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तो इसकी समाप्ति हो जाती है, इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है। देखिए यहाँ पर जो है 3 संधि की बात की गई है। सबसे पहले 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि होती है। 1769 ईस्वी में यहाँ पर है मद्रास की संधि और इसके संधि के द्वारा, मद्रास की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है। दूसरा यहाँ पर मंगलौर की संधि कही गई है। मंगलौर की संधि कब होती है, तो मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में होती है और मंगलौर की संधि के माध्यम से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति के लिए 1792 ईस्वी में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और इसके माध्यम से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर के 1792 के बीच होता है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है वो 4 मई 1799 ईस्वी को हुआ था। ये डेट भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये थे मैसूर युद्ध के बारे में। और अब हम लोग प्रश्न संख्या 28 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 28 को ध्यान से देखिए। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, तो बिहार के कुछ प्रमंडल के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऐसे तो बिहार में 9 प्रमंडल है, लेकिन अगर हो सकता है ये पूछ ले कि बिहार में कितने जिले हैं, तो ये भी जान लेते हैं। बिहार में 38 जिले हैं, बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है, बिहार में प्रखंडों की संख्या 534 है, बिहार में पंचायतों की संख्या 8387 है, 8387 है। ठीक है, चलिए अब ये तो बात हो गया बिहार में। अब भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली और दामन और दीव, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पांडिचेरी, ये सभी जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब एक और बात यहाँ पर याद रखिएगा कि एक 7 सिस्टर करके नाम आता है। 7 सिस्टर क्या है, 7 राज्यों का समूह है। हमारा इस तरह से भारत है, यहाँ पर जो इस तरह से आपका ऐसे करके बनता है, इधर 7 राज्य होते हैं और इन्हीं को क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर कहा जाता है। 7 सिस्टर में कौन कौन से यहाँ पर आते हैं ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है, तो 7 सिस्टर में भारत के 7 राज्य आते हैं। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के 7 राज्यों को संदर्भित करता है। ये 7 सिस्टर का मतलब ये होता है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो 7 राज्य हैं उन्हीं को यहाँ पर 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, तो ये 7 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
ये 7 राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन्हीं को 7 सिस्टर की उपाधि दी गई है क्योंकि ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के 7 राज्य हैं जो कि एक साथ हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर भारत की क्षेत्रफल है, तो भारत की यहाँ पर क्षेत्रफल है 32,87,263, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, जो इसे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। तो एक चीज याद रखिएगा कि हमारा जो देश है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4%, यानी कि जितना भी टोटल क्षेत्रफल है पूरे विश्व का, उसका 2.4% जो है भारत के पास, हमारे पास है, ठीक है, भारत के पास है कुल क्षेत्रफल का। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो भारत के अगर सबसे बड़े राज्य की बात करें तो वो कौन सा है? वो राजस्थान है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10.41% अपने पास रखता है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा। भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। 7 सिस्टर का मतलब होता है पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य, जो कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। भारत में राज्यों की संख्या 28 है। बिहार में पंचायतों की संख्या 8,387 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। प्रमंडल 9 है बिहार में और जिला 38 है। तो इतना चीज यहाँ पर हम एक प्रश्न के साथ जोड़कर देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 29 है। प्रश्न संख्या 29 पूछ रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है 2008 के संदर्भ में पूछा जा रहा था, और ये जो जनगणना है 2001 के जनगणना के आधार पर प्रश्न पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि 2001 के जनगणना पर अब सवाल नहीं आएंगे, अब सवाल आएंगे 2011 के जनगणना के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2011 की जनगणना के आधार पर बात करेंगे, ना कि 2001 के जनगणना के आधार पर। इस प्रश्न का अगर आपको उत्तर नहीं भी मालूम होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप पहला आंसर मारकर आ जाइए, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब हम लोग 2011 की जनगणना को क्यों महत्व देंगे, क्योंकि जैसे ही देखिए होता क्या है कि एक जनगणना के बाद जो दूसरी जनगणना आती है, जैसे मान के चलो 2001 में एक जनगणना हुआ और 2010 में दूसरी जनगणना, 2011 में दूसरी जनगणना हुई, और उसके बाद मान के चलो 2028 में होगी जनगणना, अगर होगी तो यहाँ पर 2001 के बाद 2011 हुआ, उसके बाद 28 हुआ, तो हम अभी 2025 में है, ठीक है, 2025 में। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण इसके आंकड़े होंगे, 2011 के आंकड़े महत्वपूर्ण होंगे, न कि 2001 के आंकड़े महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। जैसे ही नया जनगणना आएगा, पुराने जनगणना की आंकड़ों का मतलब खत्म हो जाता है, मान खत्म हो जाता है, ठीक है। बस तुलना के लिए उसका यूज किया जाता है, जो कि वो जो डाटा पर रिसर्च करते हैं उनके लिए, हमारे लिए नहीं है वो चीजें, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग जनसंख्या के बारे में बात करें, क्योंकि ये प्रश्न जो है पूरी तरह से जनसंख्या पर आधारित है, तो कुछ जनसंख्या के आधार पर हम चीजों को जान लेते हैं। कुल जनसंख्या, बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? तो 13,7,25,310 है, ठीक है, 13,7,25,310 है। लेकिन ये जो जनगणना के जो जनसंख्या के डाटा है, ये 2023 में जातीय जनगणना जो हुआ था उसके अनुसार निर्धारित की गई है। ये भी याद रखिएगा कि प्रश्न में जब भी पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि किसके अनुसार, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप प्रश्न देखेंगे तो ये पूछ रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार। अगली बार अगर प्रश्न आएगा तो ये पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार, या पूछ लेगा 2023 के जातीय जनगणना के अनुसार बताइए, तब जाकर के आपको यहाँ पर इसका जवाब देना है। 13,7,25,310 यहाँ पर बिहार की कुल जनसंख्या है, ठीक है। पुरुषों की संख्या कितनी है बिहार में? तो 6,41,31,992, और महिलाओं की संख्या कितना है? 6,11,38,460 है। ये 2023 के जातीय जनगणना के आधार पर आंकड़े हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार 2023 के जातीय जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है। और बिहार के 2023 में पुरुषों की संख्या, मतलब 2023 में जो जातीय जनगणना हुआ था उसके आधार पर पुरुषों की जो संख्या बताई गई है वो है 6,41,31,992, ठीक है। और महिलाओं की संख्या जो बताई गई है 2023 के जातीय जनगणना के अनुसार वो है 6,11,38,460, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? तो बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452, ठीक है। तो 10,40,99,452 ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है, और प्रश्न में इसी का पूछे जाने का सबसे ज्यादा संभावना है, क्योंकि जब भी आपसे पूछा जाएगा तो मूल जनगणना के बारे में पूछा जाएगा, 2011 की जनगणना के बारे में पूछा जाएगा, और तब आपसे पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,40,99,452, ठीक है, संख्या है। यह संख्या भारत के कुल संख्या से लगभग 8.6% है, 8.60% है, लगभग 8.6% है। यानी कि भारत की कुल जनसंख्या का 8 से 8.6% जो है वह बिहार में निवास करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, योगदान करती है। बिहार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य, अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो बिहार तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, उसके बाद बिहार आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बिहार में पुरुषों की संख्या देख लेते हैं 54। यहाँ पर हम लोग पुरुषों की संख्या देख लेते हैं, महिलाओं की संख्या है। बिहार की जनसंख्या वृद्धि है और औसत, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पुरुषों की जनसंख्या देख लेते हैं। कितना है पुरुषों की जनसंख्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 5 करोड़, 5 करोड़ 42 लाख, 5 करोड़ 42 लाख, ठीक है। 78,000, ठीक है, 78,157, 5 करोड़ 42 लाख 78,157, ये जो है पुरुषों की संख्या है। किसके अनुसार? 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। उसी तरह से महिलाओं की कितना है? महिलाओं की है 4 करोड़ 98 लाख, 4 करोड़ 98 लाख 21,295, ये 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की जनसंख्या है। तो ये दो पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या को आप ध्यान में रख सकते हैं, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। फिर से समझ लीजिए, पुरुषों की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 5 करोड़ 42 लाख 78,157 है। उसी तरह से महिलाओं की संख्या 4 करोड़ 98 लाख 21,295 है, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंट में भी दिया गया है, पुरुषों की कुल जनसंख्या का 52.14% है, उसी तरह से महिलाओं की कुल जनसंख्या का 46.86% है, ठीक है। यानी कि कुल जनसंख्या का जो महिला प्रतिशत आप निकालिएगा तो इतना होगा। बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच कितना हुआ? 25.41% रही है, ठीक है। तो बिहार की कुल जनसंख्या का वृद्धि दर कितना है? 25.42%, लगभग 25% आप याद रखेंगे तो वो परीक्षा में आप मारकर आ सकते हैं, ठीक है। जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है, राष्ट्रीय औसत कितना है? 17.7%, लगभग 17% हम याद रख लेते हैं। और बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत दर कितना है? 25% है। तो आप देख सकते हैं कितना अंतर है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। यानी कि बिहार की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह भारत के कुल औसत जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 1,106 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। जैसे ये एक किलोमीटर का वर्ग क्षेत्र है, इसमें जो है 1,000 लोग क्या करते हैं? 1,106 लोग निवास करते हैं बिहार में, ठीक है। तो इसी को बिहार का जनसंख्या घनत्व कहा जाएगा, ठीक है। तो बिहार की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 1,106 व्यक्ति। प्रमुख जिलों की बात करें तो पटना में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है। उसके बाद पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या हमारा जो था 29 था, ठीक है। 29 में जनसंख्या के बारे में पूछा गया था, और हम यहाँ पर जनसंख्या के बारे में ही बहुत सारी चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़कर देखें, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अब हमें देखना है यहाँ पर प्रश्न संख्या 30, ठीक है। प्रश्न संख्या 30 क्या है कि सितारा देवी, ठीक है, सितारा देवी किस विधा से संबंधित हैं? तो यहाँ पर जो सितारा देवी वो संबंधित थी, वो कथक से संबंधित थी, कथक नृत्य से संबंधित थी। ये कथक के नृत्यांगना थी, प्रसिद्ध कथक के नृत्यांगना थी, यानी कि कथक डांस किया करती थी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग सितारा देवी के बारे में जान लेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे यहाँ पर दरभंगा पेंटिंग क्या है, मधुबनी पेंटिंग क्या है, शास्त्रीय संगीत संगीत और नृत्य के बारे में जानेंगे, कथक नृत्य के बारे में
जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सितारा देवी कथक नृत्य से संबंधित है। वह एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी और उन्हें नृत्य सामग्री सम्राज्ञी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। यानी कि ये नृत्य करती थी, कौन से नृत्य? कथक नृत्य करती थी और कथक नृत्य में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी और इसी वजह से उनको नृत्य सम्राज्ञी की उपाधि दिया गया था। ठीक है, उन्होंने भारत और विश्व भर में कथक नृत्य का प्रदर्शन किया। इसे लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। यानी कि कथक नृत्य को लोकप्रिय बनाने में भारत चाहे विदेशों में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और इसी वजह से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि सितारा देवी किससे संबंधित थी? तो कथक नृत्य से संबंधित थी। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में जानेंगे, उनसे संबंधित राज्य और उन नृत्यों की क्या विशेषता है उनके बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे। कई बार ये पूछा जाता है कि भारतनाट्यम जो है वह किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वह तमिलनाडु का है। याद रखिएगा कि भारतनाट्यम जो है, भारतनाट्यम या तमिलनाडु राज्य से संबंधित है या तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, यह नृत्य अपनी जटिल मुद्राओं और भावों के लिए जाना जाता है। इस नृत्य में भरतनाट्यम में जटिल मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है और यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें कथकली में जो है रामायण और महाभारत की कहानियों का अभिनय किया जाता है। तो कथकली में जो है रामायण और महाभारत की कहानियों का अभिनय किया जाता है। और कथकली किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो केरल राज्य से जुड़ा हुआ है। देखिए ये सभी जो शास्त्रीय नृत्य हैं ये महत्वपूर्ण है, तो इनको स्टार बनाते हुए चलिए। उसके बाद है कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कथक किससे जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जिसमें कथा कहने की कला पर आधारित है। इसमें तेज गति से पैरों की हरकत होती है। ठीक है, उसके बाद है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश से ये जुड़ा हुआ है। कुचिपुड़ी, ठीक है, आंध्र प्रदेश का नृत्य है। इसमें नृत्य और नाटक का संयोजन होता है। मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल से संबंधित है। इसमें कोमल चेहरों के भावों और सरल हाथों की हरकतों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यह नृत्य जो है मोहिनी अट्टम किस राज्य से है? केरल राज्य से संबंधित है। ओडिसी। ओडिसी जो नृत्य है वह ओडिशा से संबंधित है, ओडिशा राज्य से संबंधित है। ओडिशा राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिशा का है। ठीक है, मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, और यह शास्त्रीय नृत्य है वहाँ के। ओडिसी की बात करें तो इसमें जटिल मुद्राओं और भावपूर्ण अभिव्यक्तियां होती हैं और वहीं पर मणिपुर की बात करें तो इसमें राधा कृष्ण की रासलीला पर आधारित होती है। इसमें नाजुक भंगिमाएं होती हैं। ठीक है, शास्त्रीय। शास्त्रीय जो है यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय या असम का शास्त्रीय नृत्य है जिसमें वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है और इसमें दशावतार की कहानियां दिखाई जाती है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ शास्त्रीय नृत्य थे और उनसे संबंधित राज्य कम से कम आपको ये याद रखना पड़ेगा, शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित राज्यों का। फिर से एक बार देख लीजिए, भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से, कथकली केरल से, कथक उत्तर प्रदेश से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम केरल से, ओडिसी ओडिशा से, मणिपुरी मणिपुर से, शास्त्रीय जो है असम से। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे बिहार के शास्त्रीय नृत्य। चूंकि हम बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पर बिहार का जो है शास्त्रीय नृत्य उनके बारे में भी जान लेना चाहिए। देखिए बिहार में भी कई सारे शास्त्रीय नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं जो कि बिहार में फेमस है और किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले कर्मा नृत्य यहाँ पर है। तो कर्मा नृत्य क्या है? यह आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण सामूहिक नृत्य है जो फसल बुआई और कटाई के दौरान कर्म देवता की पूजा के अवसर पर मनाया जाता है। कर्म देवता की पूजा के अवसर पर मनाया जाता है। इसको कर्मा पूजा के नाम पर से भी जाना जाता है। तो यही है कर्मा नृत्य, जिसमें जो आदिवासी लोग हैं इसको खास करके करते हैं। बिहार के आदिवासी जो लोग हैं वो इस नृत्य को, कर्मा नृत्य को करते हैं। पावड़िया नृत्य, ठीक है, पावड़िया क्या है? यह नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर पुरुष और किन्नरों द्वारा, ठीक है, पुरुष और किन्नरों द्वारा महिला का रूप धारण करके किया जाता है। तो ये जो पावड़िया है यह बहुत ज्यादा ही बिहार में फेमस है, पावड़िया नृत्य। इसमें क्या होता है कि कोई बच्चा जन्म लेता है
जन्म लेता है तो उसके नाना नानी जो होते हैं वो इन पावड़ियों को भेजते हैं। पहले ये पावड़िया उनके नाना नानी के घर जाते हैं और उसके बाद वो पावड़िया बच्चे के दादा दादी के घर आते हैं और वहाँ पर नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं, ठीक है। और उस बच्चे को जो है एक तरह से आशीर्वाद देते हैं, जिसमें इस नृत्य में जो है किन्नर सबसे ज़्यादा होते हैं और जो किन्नर लोग होते हैं वो और पुरुष ये जो होते हैं दोनों जो है महिला का रूप धारण करके आते हैं, महिला का रूप धारण करते हैं और वो बच्चे को तथा उसकी माँ को आगे के जीवन के लिए मतलब आशीर्वाद देती हैं और नृत्य करती हैं, जिसमें ढोल बजाते हुए ये नृत्य किया जाता है। उसके बाद है करिया झूमर नृत्य। करिया झूमर नृत्य जो है यह मिथिला क्षेत्र में प्रसिद्ध एक महिला प्रधान लोक नृत्य है जो त्योहारों और मंगल अवसरों पर किया जाता है। इसको झूमर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है खास करके, ठीक है। तो यह महिला प्रधान लोक नृत्य है। झिझिया नृत्य। झिझिया नृत्य जो है यह भी मिथिलांचल के क्षेत्रों में ही प्रसिद्ध है और यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह नृत्य नवरात्रि के दौरान भी किया जाता है और इसमें देवी की पूजा का महत्व होता है। तो झिझिया नृत्य जो है यह मिथिलांचल के क्षेत्रों में किया जाता है और इस नृत्य में देवी पूजन पर बात होता है, देवी पूजा के महत्व को दर्शाया जाता है। उसके बाद है कजरी नृत्य। कजरी नृत्य जो है यह वर्षा ऋतु का गीत है और श्रावण मास में गाया जाता है। तो कजरी गीत जो है वर्षा ऋतु का गीत है और यह श्रावण मास में गाया जाता है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। जाट जाटनी। यह उत्तर भारत का एक लोकप्रिय नृत्य है जिसमें पति पत्नी के बीच के संबंधों को दर्शाया जाता है। तो जाट जाटनी जो नृत्य है यह उत्तर बिहार का लोकप्रिय नृत्य है और इसमें पति पत्नी के संबंधों के बीच के संबंधों को दर्शाया जाता है। लौंडा नृत्य बिहार में बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा प्रचलित है। यह विवाह और अन्य मांगलिक अवसरों पर लड़कों के द्वारा लड़की का रूप धारण करके किया जाता है। तो यह लौंडा नृत्य में क्या होता है कि जो लड़का होता है, एक लड़का होता है, वो लड़की का रूप धारण करता है और लड़की के रूप धारण करके ढोल नगाड़े पर वो नाच करता है, ठीक है। तो जो बिंजू बजे होते हैं उस पर, ठीक है। तो उसी पर यह डांस होता है ज्यादातर लौंडा नृत्य। उसके बाद है और यह विवाह के अवसर पर सबसे अधिक नाचा जाता है, ठीक है। उसके बाद है जोगड़ी नृत्य। यह होली के अवसर पर किया जाता है और इसमें हास्य और परिहास का महत्व होता है। यह होली में गाया जाता है, जोगड़ी नृत्य किया जाता है। तो ये जो है होली के अवसर पर गाया जाता है। तो बिहार में ये कुछ प्रमुख नृत्य हैं बिहार से संबंधित। चलिए, यहाँ पर दो पेंटिंग्स की बात होती है, दरभंगा पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। ये दोनों पेंटिंग बिहार राज्य से जुड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, ठीक है। कैसे, आगे चलकर हम देखेंगे। यहाँ पर है मधुबनी पेंटिंग के बारे में। देखिए, मधुबनी पेंटिंग जिसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मधुबनी पेंटिंग जो है उसका अन्य नाम अगर जाना जाए तो मिथिला पेंटिंग के नाम से उसको जाना जाता है। बिहार के मिथिला क्षेत्र की एक प्रसिद्ध लोक कला है। यह कला मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा शुरू की गई थी और पीढ़ियों से चली आ रही है। इसमें प्राकृतिक रंगों और हाथ से बने ब्रश का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये जो मधुबनी पेंटिंग है इसको मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस पेंटिंग का खास बात यह है कि यह महिलाओं के द्वारा पेंटिंग किया जाता है, महिला के द्वारा पेंटिंग किया जाता है और इसमें जो है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। जो रंग होते हैं वो प्राकृतिक रंग होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है और जो ब्रश होते हैं वो हाथ से बने ब्रश का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? इसकी विषय वस्तु, यानी कि ये जो पेंटिंग है आखिर किस चीज को बनाती है, किस चीज का ये पेंटिंग करती है। तो इस पेंटिंग के अंतर्गत धार्मिक कहानियां जैसे कि रामायण या महाभारत की कहानियां, प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा और फूल और जानवरों की पेंटिंग की जाती है। तो मधुबनी पेंटिंग का जो विषय है, यानी कि मधुबनी पेंटिंग के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो पेंटिंग किया जाता है वह रामायण महाभारत की पहली नंबर तो कहानियां हुई, धार्मिक कहानियों का यहाँ पर क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है। उसके बाद प्राकृतिक का चित्रण किया जाता है। प्राकृतिक का मतलब हो गया यहाँ पर कि पेड़ पौधे जानवर जो होते हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा, फूल, जानवर, तो इन सब का जो है चित्रण किया जाता है,
ठीक है। यहाँ पर जो है शैली कैसी है इसकी, तो इसकी ज्यामितीय पैटर्न, रेखा और चटकीले रंग होते हैं। यहाँ पर जो पैटर्न होता है वह ज्यामितीय पैटर्न से बनाई जाती है और रेखाओं के माध्यम से बनाया जाता है और चटकीले रंग का प्रयोग किया जाता है, गढ़े चटकीले रंग का प्रयोग किया जाता है। माध्यम क्या है, शुरू में यह दीवार और फर्शों पर बनाई जाती थी, अब कागज, कपड़े और कैनवास पर भी लोकप्रिय है। ठीक है, तो इतनी बातें हमें यहाँ पर याद रखना है। देखिए, मधुबनी पेंटिंग पहले दीवार पर बनाई जाती थी, लेकिन अब आप देखेंगे इसको तो कपड़ा पर भी बनाया जाता है और इसको कैनवास पर भी बनाया जाता है। कैनवास वही होता है जिस पर पेंटिंग किया जाता है, एक बड़ा सा पेपर होता है, ठीक है, जिसको ऊपर हम किसी चित्र को बनाते हैं तो उसको कैनवास कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग आप में से अगर कोई बिहार से होंगे तो उनको जरूर अनुभव किए होंगे, इसको जानते भी होंगे बड़े बेहतर तरीके से। आप किसी पुराने घर में जाएंगे, जो कि पुराने घर जो मिट्टी के घर बने होते हैं बिहार में, वहां पर आप जाएंगे तो उनके दीवालों पर कुछ पेंटिंग किया होता है और वही पेंटिंग जो है मधुबनी पेंटिंग का हिस्सा है। ठीक है, आप किसी बिहार के घर में जाएंगे, अभी भी जो मतलब किसी भी बिहार के घर में जाएंगे तो वहां पर जो पर्दे लगे होते हैं, जो दीवारों पर जो दरवाजों पर जो पर्दे लगे रहते हैं, उस पर्दे पर जो है पेंटिंग किया जाता है, डिजाइन बनाया जाता है। वो जो डिजाइन जो पेंटिंग बनाई होती है वो लगभग सभी पेंटिंग जो है, ज्यादातर पेंटिंग्स जो है वह मधुबनी पेंटिंग के ही होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप जरूर ध्यान दिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दूसरा जो है दरभंगा पेंटिंग की बात करते हैं। देखिए, दरभंगा पेंटिंग जो है वह मधुबनी पेंटिंग का ही हिस्सा है। ठीक है, दरभंगा पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग का ही एक रूप माना जाता है, एक हिस्सा माना जाता है। जैसे मान के चलिए कि ये पूरा का पूरा, ये पूरा हिस्सा जो है हम एक तरह से यहाँ पर माप के रूप में देखते हैं कि अगर ये पूरा बड़ा हिस्सा मधुबनी पेंटिंग है, इसका छोटा सा ये हिस्सा जो है दरभंगा पेंटिंग है। ठीक है, क्योंकि दरभंगा मिथिलांचल क्षेत्र का एक प्रमुख शहर है। हालांकि कुछ लोग इसे स्थानीय प्रभाव के साथ थोड़ा अलग मानते हैं, इसमें भी मिथिला कला की झलक होती है, लेकिन यह दरभंगा के शाही और सांस्कृतिक इतिहास से प्रेरित होती है। ठीक है, तो ये था दोनों में अंतर। यहाँ पर समझ लीजिए कि दोनों बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि दरभंगा मधुबनी क्षेत्र का हिस्सा है। मधुबनी पेंटिंग एक व्यापक शैली है, जबकि दरभंगा पेंटिंग को स्थानीय विवरण के साथ जोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई। देखिए, पटना हाईकोर्ट की स्थापना तो 1916 में होती है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ अन्य संस्थानों के बारे में देख लेते हैं कि उनकी और जो अन्य संस्थान उनकी स्थापना कब हुई। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में होता है। बिहार का उच्च न्यायालय जो कि 3 फरवरी 1916 को स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 1916 को। कब? 3 फरवरी 1916। तो इसकी स्थापना हुई थी पटना हाईकोर्ट की। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो 1917 में होता है। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है जो कि 1917 में स्थापित होता है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में। नालंदा खुला विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 ईस्वी में होता है। ठीक है, नालंदा खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब होता है? 1987 ईस्वी में। दूरस्थ शिक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय जो 1987 में स्थापित हुआ था। बिहार विधानसभा की स्थापना 1937 में होती है। बिहार विधानसभा की स्थापना कब होती है? 1937 में। बिहार की विधायी संस्था जो 1937 में स्थापित हुई थी। बिहार पुलिस का जो गठन है 1862 ईस्वी में होता है। बिहार पुलिस का गठन या स्थापना कब होता है? 1862 में। ब्रिटिश काल में स्थापित जो बिहार के कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था, इसकी स्थापना कब होती है? 1862 ईस्वी में। अब यहाँ पर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है वह जैन धर्म से संबंधित है और प्रश्न ये है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। देखिए, ये प्रश्न एक खुद जवाब दे रहा है, उसके बाद एक प्रश्न पूछ रहा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, तो अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो अंतिम तीर्थंकर महावीर है। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा जा रहा है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। अब देख सकते हैं कितना अंदर से सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए और ये अंतिम तीर्थंकर हुए और इनकी जो मृत्यु है, ठीक है, पावापुरी में हुआ था। बिहार के पावापुरी में हुआ था। ठीक है,
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा पावापुरी में। अब यहाँ पर जो पूरा प्रश्न बना हुआ है ये जैन धर्म पर बना हुआ है, ठीक है। तो हम जैन धर्म के बारे में कुछ चीजों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैन धर्म के बारे में बात करें तो जैन शब्द जो है जीन या जैन से बनता है, जिसका अर्थ होता है विजेता। तो जैन शब्द जो है, जैन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता। कैसा विजेता? जो अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, ठीक है। जो अपने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे ही विजेता कहा जाता है, ठीक है। जो अपने मन को, अपने इंद्रियों को अपने बस में रखा हो, अपना उसको जीत लिया हो और उस पर अपना काबू रखा हो, उसी को क्या कहा जाता है? विजेता कहा जाता है। और यही अर्थ है जैन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तो जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24 है। पहले तीर्थंकर जो हुए ऋषभदेव हुए, और दूसरे तीर्थंकर हुए अजीतनाथ, और अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर। इन 3 तीर्थंकरों का नाम याद रखिए। पहले तीर्थंकर का नाम है ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव। और द्वितीय तीर्थंकर का नाम है अजीतनाथ। और अंतिम तीर्थंकर जो हुए यानी कि 24वें तीर्थंकर, उनका नाम है महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी कई बार लिखा हुआ मिलेगा आपको, कई बार महावीर ही सिर्फ मिलेगा, तो इसको भी इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये 3 तीर्थंकर आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहले तीर्थंकर हुए ऋषभदेव, दूसरे तीर्थंकर हुए अजीतनाथ, और तीसरे तीर्थंकर हुए महावीर। अब देखिए, पहले तीर्थंकर जिसको ऋषभदेव के नाम से जाना जाता है, पहले तीर्थंकर हुए, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। पहले तीर्थंकर जो हुए ऋषभदेव, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। द्वितीय तीर्थंकर जो हुए वो अजीतनाथ हुए, और महावीर जो है 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए, जिनका जीवन काल 599 से 527 ईसा पूर्व मानी जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। देखिए, 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम गांव में हुआ था। यह ज्ञांत्रिक वंश के थे और मगध के शाही परिवार से जुड़े थे। तो इस पॉइंट के अनुसार हमें 2-3 टॉपिक को यहाँ पर 2-3 पॉइंट को याद रखना है। पहला नंबर, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईस्वी में हुआ था। 540 ईसा में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था? तो कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था, वैशाली के कुंड ग्राम में जन्म हुआ था, वैशाली कुंड ग्राम, ये याद रखना है कि वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनका वंश कौन सा था? तो ये ज्ञांत्रिक वंश के वंश से संबंधित थे, ज्ञांत्रिक वंश से ये संबंधित थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उनके पिता जो थे सिद्धार्थ ज्ञांत्रिक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे, और उनकी माता त्रिशाला वैशाली के राजा चेतक की बहन थे। तो अब यहाँ पर महावीर के पिता का नाम क्या था? पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ इनका नाम था। माता जी का क्या नाम था? माता जी का जो नाम था त्रिशाला था, ठीक है, त्रिशाला। इनके माता जी के बारे में जो हमें याद रखना है वो ये रखना है कि ये वैशाली के राजा चेतक की बहन थी, ठीक है। वैशाली के राजा जो चेतक थे, यानी कि राजा चेतक की बहन थी, ठीक है। चेतक की बहन कौन थी? त्रिशाला थी, और उनकी शादी सिद्धार्थ से होता है, जो कि ज्ञांत्रिक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे, और इन्हीं दोनों के पुत्र हुए महावीर जी, ठीक है। 30 वर्ष की आयु में वे अपना घर त्याग दिया और एक तपस्वी बन गए। तो उन्होंने गृह त्याग कब किया? 30 वर्ष की उम्र में, ठीक है। गृह त्याग कब किया? 30 वर्ष के उम्र में। गृह त्याग कितने वर्ष की उम्र में किया? इन्होंने 30 वर्ष के उम्र में गृह त्याग कर दिया। उन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में दिया था। इन्होंने फर्स्ट उपदेश कहाँ पर दिया? उपदेश कहाँ पर दिया था? पावा में दिया था, ठीक है। फर्स्ट उपदेश कहाँ पर दिया? पावा में दिया था। प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक चिन्ह जुड़ा हुआ है, और महावीर का प्रतीक सिंह है। प्रत्येक तीर्थंकर यानी कि जितने भी 24 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर के साथ एक चिन्ह जुड़ा हुआ है, एक उनका चिन्ह प्रतीक जुड़ा हुआ है, और इनका प्रतीक था सिंह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में इनका निधन हो गया। इनका निधन कहाँ पर होता है? निधन होता है पावापुरी में, ठीक है। पावापुरी में, कहाँ पर? बिहार के पावापुरी में। कितने वर्ष की उम्र में? 72 वर्ष की उम्र में, ठीक है। तो ये था महावीर स्वामी के बारे में जानकारी। फिर से जान लीजिए, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में वैशाली के कुंडल ग्राम में होता है। वो ज्ञांत्रिक
वंश से जुड़े हुए थे। ज्ञात्रिक वंश में उनका जन्म होता है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञात्रिक वंश के मुखिया थे। उनकी माता का नाम त्रिशला थी जो कि वैशाली राजा चेतक की बहन थी। उन्होंने गृह त्याग जो है 30 वर्ष की उम्र में किया। उन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में दिया और इनका जो चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह था, वह सिंह था और इनका निधन पावापुरी में हो गया 72 वर्ष की उम्र में, बिहार में। अब देखिए यहाँ पर जो जैन धर्म है, जैन धर्म कुछ अपने त्रिरत्न कहा, जैन धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं। इनको त्रिरत्न कहा जाता है। जैन धर्म में त्रिरत्न की अवधारणा है और वो कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये जैन धर्म के त्रिरत्न है जिसको थ्री ज्वेलर्स या त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक है, थ्री ज्वेलर्स या त्रिरत्न कहा जाता है। जैन धर्म का ये 3 रत्न है। कौन सा? सम्यक दर्शक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये 3 जो है जैन धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं। जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं। ठीक है, कौन कौन से सिद्धांत हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। यानी कि जैन धर्म कहता है कि जीव को चोट ना पहुंचाना, यानी कि अहिंसा ना करना चाहिए। ठीक है, जैन धर्म कहता है झूठ ना बोलना चाहिए। ठीक है, जैन धर्म अस्तेय कहता है, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। जैन धर्म शिक्षा देती है कि चोरी नहीं करना चाहिए। जैन धर्म यह भी कहता है कि अपरिग्रह, संपत्ति का संचय ना करना चाहिए, संपत्ति नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, संपत्ति का संचय नहीं करना चाहिए। और अंतिम है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए। देखिए ये जो ब्रह्मचर्य है ये उन लोगों के लिए मान्य है जो कि पूरी तरह से गृह त्याग करके पूरी तरह से साधु बन जाते हैं, उनके लिए ब्रह्मचर्य की बात कही गई है। बाकी ये 4 जो है जो जैन धर्म के लोग होते हैं, जो जैन धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, वो इन चारों का फॉलो करते हैं। आप देखेंगे जैन धर्म में ज्यादातर ये देखा जाता है कि शुरू में वो लोग धन के पीछे जरूर जाते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो फिर अंत में अंतिम समय में क्या करते हैं? सब कुछ त्याग करके वो जैन धर्म के साधु बन जाते हैं। वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके साधु बन जाते हैं। तो ये ज्यादातर ऐसा देखा जाता है जैन धर्मों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि जैन व्यवस्था को 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित किया गया है, दिगंबर और श्वेतांबर। जो जैन धर्म है, ठीक है, जैन धर्म जो है वह 2 संप्रदायों में बट गया था। एक तो दिगंबर था, दिगंबर संप्रदाय, और दूसरा जो था वह श्वेतांबर संप्रदाय था। ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय था। ये 2 भागों में जैन धर्म बट जाता है। ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर, इनके कुछ अलग अलग मान्यताएं और अलग अलग विधियां हैं अपने अपने धर्म को मानने का। उनके बारे में आइए जान लेते हैं। दिगंबर को समझते हैं। इस संप्रदाय के जो साधु होते हैं वो पूर्ण नग्नता में विश्वास करते हैं। ठीक है, यानी कि जो साधु होते हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। ठीक है, वस्त्र धारण नहीं करते हैं। वह 12 महीने क्या होते हैं? निर्वस्त्र होते हैं, बिना वस्त्र के होते हैं। पुरुष भिक्षु कपड़े नहीं पहनते हैं, जबकि जो महिला भिक्षु होती हैं बिना सिलाई वाली सफेद साड़ी पहनती हैं। तो यहाँ पर जो दिगंबर संप्रदाय है, दिगंबर संप्रदाय पूर्ण नग्नता में विश्वास करता है, नग्नता में विश्वास करता है, जिसका अर्थ होता है कि वह वस्त्र धारण नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर पुरुष जो होते हैं वो पूर्ण नग्न होते हैं, जबकि स्त्रियां जो होती हैं बिना सिलाई के साड़ी पहन सकती हैं। ये सभी 5 व्रतों को पालन करते हैं, यानी कि जो 5 व्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन पांचों व्रतों को पालन करते हैं कौन? दिगंबर संप्रदाय के लोग। और ये पूर्णतः घर को त्याग करके मतलब पूर्ण रूप से ये साधु जीवन को जीते हैं। ठीक है, और इस संप्रदाय के प्रतिपादक हुए भद्रबाहु। ठीक है, इस संप्रदाय के प्रतिपादक के रूप में किनको जाना जाता है? तो भद्रबाहु को जाना जाता है। तो दिगंबर संप्रदाय के बारे में 2-3 चीजें यहाँ पर याद रखिए। दिगंबर संप्रदाय पूर्ण नग्नता को मानता है। दिगंबर संप्रदाय जो है 5 व्रत को यहाँ पर 5 व्रत का पालन करता है पूर्णतः रूप से। और यहाँ पर जो इनका प्रतिपादक है वो भद्रबाहु है। तो दिगंबर संप्रदाय के जो प्रतिपादक हुए उनका नाम क्या है? भद्रबाहु है। ठीक है, अब यहाँ पर हम श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में जान लेते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के जो साधु होंगे वो सफेद वस्त्र धारण करेंगे। सफेद वस्त्र धारण करने की वजह से इनको श्वेतांबर कहा गया। तो ये सफेद वस्त्र धारण करते हैं। ये केवल 4 व्रतों का पालन करते हैं,
ब्रह्मचर्य को छोड़ करके। ये 4 व्रत सिर्फ अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इन्हीं चारों का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना ये इनके लिए पालन करना जरूरी नहीं है। इनका विश्वास है कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त कर सकती है और अस्तुलभद्र इस संप्रदाय के प्रतिपादक हैं और ये मूर्ति पूजक हैं। तो यहाँ पर श्वेतांबर के बारे में जो हमें याद रखना है वो याद ये रखना है कि ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, सफेद यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और साथ ही साथ ये 4 व्रतों का पालन करते हैं, एक व्रत का पालन नहीं करते हैं जो कि है ब्रह्मचारी। ठीक है, और इनके जो प्रतिपादक हुए, प्रतिपादक का नाम है अस्थूल भद्र। ठीक है, अस्थूल भद्र। तो एक जो दिगंबर संप्रदाय है उनके प्रतिपादक का नाम भद्रबाहु था और जो श्वेतांबर है उनके प्रतिपादक का नाम अस्थूल भद्र है। ठीक है, तो ये दो तीन महत्व चीज जो है इन दोनों संप्रदायों के बारे में आप याद रख सकते हैं। जैन धर्म के कुछ परिषद हुए, जो एक प्रथम परिषद, द्वितीय परिषद, इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी और इसकी अध्यक्षता अस्थूल भद्र ने किया था। ठीक है, तो प्रथम जैन परिषद की अध्यक्षता कौन किया था? अस्थूल भद्र ने। और ये कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। इतनी बातें यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है द्वितीय जैन परिषद। इसे 512 ईस्वी में बल्लभी में आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया? बल्लभी में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमा श्रवण ने किया था। देवर्षि क्षमा श्रवण ने द्वितीय जैन परिषद का क्या किया था? अध्यक्षता किया था। 12 अंग और 12 उपांग, अंतिम संकलन यहीं पर है। ठीक है, ये नहीं, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, देखिए यहाँ पर 24 तीर्थंकर का नाम दिया गया है और उनके साथ जुड़ा हुआ प्रतीक चिन्ह दिया गया है, लेकिन सब हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम यहाँ पर स्टार बनाएंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले नंबर वाले जो है ये महत्वपूर्ण है। ऋषभदेव, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल था। अजीतनाथ जो है ये भी महत्वपूर्ण हो गए हमारे लिए, ये इनका हाथी था। शंभवनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह घोड़ा था। अभिनंदन नाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है यह बंदर था। सुमिति नाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह चकवा है। पद्म प्रभ, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह कमल था। सुपर्श्वनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह सांप था। चंद्र प्रभ, इनका जो है प्रतीक चिन्ह चंद्र था। सुविधिनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह मकर है। शीतल नाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह श्रृंगी है। और श्रेयासनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह रिच था। और वसुपूज्य, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह भैंस है। विमल नाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह सिंह है। अनंतनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह ब्याल है। और धर्मनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह वज्र था। उसके बाद है शांतिनाथ, इनका कछुआ जो था वो प्रतीक चिन्ह था। यहाँ पर देखिए नाम और प्रतीक चिन्ह है सिर्फ, तो ये याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर मैं स्टार बनाऊंगा उनको ध्यान में रखना आपके लिए जरूरी है। कुंथुनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो बकरा था। और अमरनाथ का प्रतीक चिन्ह मछली था। मिल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह स्त्रीलिंग था। और मनुष्यव्रत का प्रतीक चिन्ह क्रॉस था। नमीनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वह नीलकंठ है और यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमीनाथ का प्रतीक चिन्ह नीलकंठ है। अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह तोता है। अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह तोता है। परशुनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप था। और महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था और ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं जो महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ स्थान, उनका कौन सी जगह पर, कौन से राज्य में है और स्थान का नाम, उनकी विशेषता, ये सारी चीजें बताई गई है। देखिए सिखरी जो है झारखंड में है और इसको पीक ऑफ कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। पीक ऑफ कंस्ट्रक्शन कहा जाता है सिखरी को। सिखरी कहाँ पर है? झारखंड में है। यहाँ पर 20 तीर्थंकरों का निर्वाण स्थल है, तो इसलिए ये स्थल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये पूछ सकता है कि सिखरी किस राज्य में है, तो झारखंड में है। इसका महत्व यह है कि यहाँ पर 20 तीर्थंकरों का निर्वाण स्थल ये है। ठीक है, इसे आध्यात्मिक शांति का केंद्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पालिताना मंदिर। पालिताना मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। ये आदिनाथ को समर्पित है। जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है।
और ये शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है और ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पलिताना मंदिर, क्योंकि ये गुजरात में स्थित है और आदिनाथ को समर्पित है। ये प्रश्न पूछ सकता है कि आदिनाथ को समर्पित कौन सा मंदिर है, तो पलिताना मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात में कहाँ पर? तो शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। गिरनार, गिरनार जो है वो गुजरात में स्थित है। भगवान नेमिनाथ का निर्वाण स्थल है। तो भगवान नेमिनाथ का निर्वाण स्थल कहाँ है? गिरनार में है और ये 9,999 सीढ़ियों का मार्ग है इस यहाँ तक जाने के लिए, इसलिए यहाँ पर नेमिनाथ के निर्वाण स्थल होने की वजह से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है गिरनार ज्यादा। ठीक है, ऐसे सभी का नाम अगर ध्यान में रखें तो बहुत बेहतर है, लेकिन जो स्टार बना रहा हूँ उसका नाम तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। रणकपुर मंदिर, रणकपुर मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में है। आदिनाथ को यह समर्पित है। अद्वितीय वास्तुकला से है, अद्वितीय वास्तुकला है इसका और 1444 संगमरमर की स्तंभ है और ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आदिनाथ को समर्पित है, तो आदिनाथ को समर्पित जो रणकपुर मंदिर है वो कहाँ पर है? राजस्थान में है और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर 1444 यानी कि 1444 संगमरमर की स्तंभ यहाँ पर है। ठीक है, बनाया गया है। दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू राजस्थान में है। उत्कृष्ट संगमरमर की नक्काशी यहाँ पर किया गया है दिलवाड़ा मंदिर में, जो कि माउंट आबू राजस्थान में है। 5 अलग अलग खंड यहाँ पर है। सरवण बेलगोला कहाँ पर है? कर्नाटक में है। भगवान बाहुबली की विशाल मूर्ति है यहाँ पर, जैन तपस्या का प्रतीक है। तो सरवण बेलगोला कहाँ पर है? कर्नाटक में है। भगवान बाहुबली की विशाल मूर्ति यहाँ पर पाई जाती है। उदयगिरी गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। प्राचीन जैन कला और मिथकों का प्रदर्शन यहाँ पर होता है। ऐतिहासिक महत्व इसका है उदयगिरी गुफाएं का। पावापुरी कहाँ पर है? ये बिहार में है और ये महत्वपूर्ण है। बिहार में है। पावापुरी कहाँ पर है? बिहार में है। भगवान महावीर का निर्वाण स्थल है। तो कई बार पूछा जाएगा आपसे कि भगवान महावीर का निर्वाण स्थल कहाँ पर है, तो वो पावापुरी में है। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है इस जगह का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावापुरी याद रखिएगा बिहार में है। 52 गजा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। आदिनाथ की 84 फीट की ऊंची मूर्ति है, भारत की सबसे ऊंची जैन मूर्तियों में से एक है। खजुराहो जैन मंदिर, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नगर शैली की वास्तुकला है यहाँ पर, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। तो खजुराहो जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर हम जैन धर्म की बात कर लिए, तो अब हमारा जो अगला जो निशाना बनता है इसी के साथ बौद्ध धर्म भी बनता है, क्योंकि जैन धर्म के बाद हम अगर बौद्ध धर्म के बारे में ना पढ़ें तो ये थोड़ा सा सही नहीं होगा। चलिए बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए गौतम बुद्ध। ठीक है, इनका जो नाम था सिद्धार्थ था, तो बाद में ये चल करके आगे गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जो जन्म था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। तो इनका जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है 483 ईसा पूर्व में होता है, जो कि कुशीनगर में हुआ है। कुशीनगर कहाँ पर है? भारत में है। ठीक है, तो जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ नेपाल में, इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ भारत में हुआ। इनकी जो शादी था राजकुमारी यशोधरा से हुआ, जो कि कोलिय वंश की राजकुमारी थी। तो राजकुमारी यशोधरा से इनकी शादी हुई। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। पिताजी का नाम सुशोधन था, जो एक राजा और कुशल शासक थे। इनके माता का नाम माया देवी थी, जो कि महारानी थी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुशोधन था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। बौद्ध धर्म के संस्थापना 4वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के समय कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। यदि आप बौद्ध धर्म में प्रविष्ट करेंगे तो उस प्रविष्ट होने की घटना को उपसंपदा कहा जाता है। ठीक है, 4 आर्य सत्य की बात करती है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म 4 आर्य सत्य की बात करती है और वो 4 आर्य सत्य क्या है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गमीनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्यों की बात करती है। 4 आर्य सत्य जो है ये है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म कितने आर्य सत्य की बात करती है, तो वो 4 हैं। कौन कौन से? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गमनी प्रतिपदा। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग की बात करता है
जो बौद्ध धर्म है गौतम बुद्ध का, वो अष्टांगिक मार्ग की बात करती है, 8 विधियों की बात करती है, 8 मार्गों की बात करती है, जिसमें बात करता है पहला सम्यक दृष्टि, यानी कि 4 आर्य सत्यों में विश्वास होना चाहिए। सम्यक संकल्पना, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। सम्यक वाक, यानी कि हानिकारक बातों से बात और झूठ न बोलना। सम्यक कर्म, यानी कि हानिकारक कर्मों को न करना। सम्यक जीवन, यानी कि कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक व्यापार न करना। सम्यक प्रयास, अपने आप सुधारने की कोशिश करना। सम्यक स्मृति मतलब स्पष्ट ज्ञान को देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। सम्यक समाधि, यानी कि निर्वाण पाने और स्वयं को गायब होना। ठीक है, सम्यक समाधि का मतलब होता है वो अवस्था जहां पर आपके अंदर मैं की जो भावना होती है, जो अहम होती है, मैं का अहम होता है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये समाधि की अवस्था होती है, सम्यक समाधि की बात कही गई है। तो ये अष्टांगिक मार्ग 8 मार्गों की बात यहाँ पर की गई है, 8 बिंदुओं की बात की गई है, जिनके माध्यम से अगर आप जीवन जीते हैं तो आपका जीवन सुखद होगा। ये बौद्ध धर्म यानी कि जो गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म है वो बताती है। अब यहाँ पर हम बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि बौद्ध धर्म से सीधे सीधे जुड़ते हैं और इससे सवाल बनते हैं। अगला सवाल ही इसी पर है, तो पहले देख लेते हैं, फिर उस सवाल को भी देख लेंगे कि आखिर कैसा सवाल है और आगे भी बना है कि नहीं बना है, ये भी हम लोग देखते चलेंगे। यहाँ पर देखिए स्थान है, दूसरी तरफ महत्व दिया गया है कि उस स्थान का क्या महत्व है, उस स्थान पर क्या क्या आकर्षक चीजें हैं और उसकी विशेषता क्या है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हमें याद रखना है वो स्थान और उसके महत्व को याद रखना है। बाकी अगर आकर्षक और विशेषता आपको याद न भी रहे तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में है। और ये लुम्बिनी क्यों महत्व है इसका? क्योंकि यह गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर होता है? लुम्बिनी नेपाल में होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसका आकर्षक क्या है? तो यहाँ पर माया देवी मंदिर है, अशोक स्तंभ यहाँ पर है, पुष्पकरणी तालाब यहाँ पर स्थित है और इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है बोध गया। बोध गया कहाँ पर है? बिहार में है, भारत में है और ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए, याद रखना पड़ेगा। ये गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का स्थान है। ठीक है, तो बोध गया जो है गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का स्थान है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आकर्षक चीजें क्या है, यहाँ पर क्या क्या है? तो महाबोधि मंदिर है, बोधि वृक्ष जो है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में है। ठीक है, और इसको भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में है और ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन यहीं पर दिया था, अपना फर्स्ट प्रवचन जो है सारनाथ में दिया था और इसीलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर धमेक स्तूप, अशोक स्तंभ और चौखंडी स्तूप पाया जाता है। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है यहीं से लिया गया है, इसी अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, तो सारनाथ जो है वह गौतम बुद्ध का पहला प्रवचन का स्थान है, इस चीज को याद रखिएगा और ये स्टार बना लीजिए। आगे है कुशीनगर। कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है, महापरिनिर्वाण स्थल है। कुशीनगर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, भारत उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु होती है और यहाँ पर महापरिवार मंदिर और रामाभार स्तूप है। बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक इसको माना जाता है। श्रीवास्तव कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। गौतम बुद्ध की यह कर्मस्थली के रूप में जाना जाता है। श्रीवास्तव जो है गौतम बुद्ध के कर्मस्थली के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जेतवन मठ और धमेक स्तूप है। इसके प्रमुख आकर्षण के केंद्र जो है वो धमेक स्तूप और क्या कहा जाता है? जेतवन मठ है। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के लिए पवित्र स्थल के रूप में इसको जाना जाता है श्रीवास्तव को। यहाँ पर है राजगीर और गौतम बुद्ध के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा यहीं पर गुजरा है, बिहार भारत में है। सोनगिरी, वैभवगिरी और गर्म जलकुंड यहाँ पर राजगीर में है। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ यह स्थल है राजगीर, तो ये भी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ बौद्ध संगतियां हुई थी। कितने बौद्ध संगति हुई थी? तो 4 बौद्ध संगति हुई थी और चारों बौद्ध संगति का यहाँ पर बारे में बताया गया है जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो चलिए जान लेते हैं।
और यहाँ पर संगति का नाम दिया गया है इस कॉलम में, दूसरे में स्थान दिया गया है, तीसरे में उसके अध्यक्ष दिए गए हैं और चौथे में वर्ष दिया गया है कि किस वर्ष में हुआ था और पांचवें में महत्व बताया गया है। तो यहाँ पर जो हमें याद रखना है ये तीन चीजें तो आपको याद रखना पड़ेगा, संगति का स्थान, अध्यक्ष और वर्ष। उसका महत्व अगर नहीं भी याद रखें तो कोई खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा। तो प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर होता है? राजगृह मगध में होता है, राजगृह मगध में होता है। इसके अध्यक्ष महाकश्यप हैं। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन हुए? महाकश्यप। और यह लगभग 483 ईसा पूर्व में होता है, 483 ईसा पूर्व में जो है प्रथम बौद्ध संगति होता है। और बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित करने और संहिताबद्ध करने का यहाँ पर काम किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति जो है, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर होती है? वैशाली में होती है और इसके अध्यक्ष थे सबकामी। ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? सबकामी। और यह कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में सबकामी इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष सबकामी थे। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। विनय के नियमों और विवादों का समाधान करना था। ठीक है, जो विनय पिटक है उसके नियमों और विवादों का समाधान करना था। आगे है तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर होती है? पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में होता है। इसके जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र 30 थे, मुगलीपुत्र 30 थे और यह लगभग 249 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, भ्रष्टाचार को दूर करना और धर्म की शुद्धता को बनाए रखना। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है कई बार कि चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर होता है? तो ये कश्मीर में होता है और इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इसको किया जाता है। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान शाखाओं का यहीं से उदय होता है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है और इससे सवाल बनता है कि बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर होती है? तो कश्मीर में होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर बौद्ध परिषद दिखेंगे, उसके संरक्षक दिखेंगे, स्थान दिखेंगे, अध्यक्ष दिखेंगे और वर्ष दिखेंगे, जो कि वही था पहले वाला। इसमें सिर्फ एक संरक्षक का नाम जुड़ गया है, जो कि संरक्षक का नाम आपको ध्यान रखना होगा, इसीलिए यहाँ पर हम इसको भी देख लेते हैं। पहली बौद्ध परिषद या संगति कहाँ पर संरक्षक कौन थे? अजातशत्रु। कहाँ पर हुआ था? राजगृह में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। आपको यहाँ से लेकर के ये तीन तो याद ही है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। सिर्फ यहाँ पर संरक्षक के नाम अलग से जोड़ा गया है, लेकिन साथ ही साथ सबको देखेंगे। दूसरी बौद्ध परिषद कब होता है? या काला अशोक इसके संरक्षक हुए दूसरी बौद्ध परिषद का। ये होता है 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये वैशाली में होता है द्वितीय बौद्ध संगति। या कहाँ पर होती है? वैशाली में। इसके अध्यक्ष थे सबकामी। तीसरा जो बौद्ध परिषद होता है इसके संरक्षक अशोक होते हैं। यह पाटलिपुत्र में होता है और ये 250 ईसा पूर्व में होता है और इसके जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र थे। चौथा बौद्ध संगति के संरक्षक जो थे वो कनिष्क थे। यह कुंडलवन कश्मीर में होता है। कुंडलवन कश्मीर में होता है, स्थान याद रखिएगा, कुंडलवन कश्मीर में होता है और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और ये जो था 72 ईस्वी में होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न संख्या 33, ये जस्ट पीछे वाले प्रश्न से है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर स्थित है? तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक स्थल था, जो कि यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, गया में है कि बिहार में है कि नेपाल में? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नेपाल में। ठीक है, गया में बोध गया मंदिर है। ठीक है, बोधि वृक्ष कहाँ पर है? गया में है। बिहार में तो ये सभी धर्म, बिहार में बौद्ध धर्म की बहुत सारी चीजें मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में अगर एक कुछ याद रखना हो तो उत्तर प्रदेश में शायद आपको याद रखना होगा, तो एक चीज याद रखिएगा, कुशीनगर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में उनकी मृत्यु होती है, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। तो ये चीजें आपको याद रख सकते हैं। चलिए खैर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। 33 प्रश्न इसी तरह से समाप्त हो गया। प्रश्न संख्या 34 यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड देश का कौन सा राज्य है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 2008 का प्रश्न है और ये प्रश्न जो है चूंकि जो हमारा झारखंड था वो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था। तो बिहार से अलग होने की वजह से यहाँ पर हमारे लिए, यानी कि उस समय के जो क्वेश्चन बनाने वाले लोग थे उनके लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण था और इसीलिए उन्होंने पूछा कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है। तो यह 28वां राज्य था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं झारखंड के निर्माण के बारे में।
तो इसकी निर्माण की जो तिथि है, झारखंड राज्य का निर्माण जो है 15 नवंबर 2000 को होता है। कब होता है? 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण होता है। और इसका जो विभाजन होता है किससे होता है? बिहार से विभाजन करके इसको बनाया जाता है 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, यह दिन जो है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर चुना गया था। यानी कि जो 15 नवंबर का जो दिन चुना गया था, यह भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर चुना गया था। 2000 में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया, जिससे झारखंड का निर्माण संभव हुआ। तो 2000 में सन 2000 में क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने जो विधेयक पास किया, बिहार पुनर्गठन विधेयक, और उसके माध्यम से जो है झारखंड का निर्माण संभव होता है। अब देखिए, भौगोलिक स्थिति की बात करें तो झारखंड की जो सीमाएं हैं, उत्तर में बिहार, दक्षिण में ओडिशा, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से लगती है। इसको अगर आप मैप पर देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि आप इस तरह से प्लस का चिन्ह बनाइए। ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। अब इस तरह से इसको सजा लीजिए। ठीक है, कैसे सजाएंगे? यहाँ पर बोल रहे हैं कि उत्तर में बिहार है। ठीक है, तो उत्तर में ये हमारा उत्तर का क्षेत्र हुआ। उत्तर में कौन सा है? बिहार है। यहाँ पर बिहार लिखेंगे, उत्तर में बिहार है। फिर बोल रहा है कि दक्षिण में ओडिशा है, ये दक्षिण है। दक्षिण के क्षेत्र में कौन सा है? ओडिशा। ठीक है, ओडिशा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है पूरब में कौन सा देश है? पूरब में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। यहाँ पर पूरब में लिखेंगे पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, तो ये पश्चिम हमारा इस तरफ हुआ, तो यहाँ पर जो है कौन सा? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ये हमारा छत्तीसगढ़ हुआ। तो इस तरह से आप इसको सजाकर देख सकते हैं कि झारखंड के उत्तर में बिहार है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में ओडिशा है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। ठीक है, राज्य की कुल क्षेत्रफल कितना है? 69,714 किलोमीटर, 14 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। झारखंड में कुल 24 जिले हैं, जिसमें से राज्य की स्थापना के समय सिर्फ 18 जिले थे। यानी कि जब राज्य स्थापित हुआ था 2000 ईस्वी में, सन 15 नवंबर 2000 को, तो उस समय सिर्फ 18 जिले थे, लेकिन वर्तमान में ये 24 जिले हैं। इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। और यहाँ की राज्य भाषा कौन कौन सी है? तो हिंदी, संथाली, मैथिली और भोजपुरी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है। इसकी ये राज्य भाषाएं हैं, हिंदी, संथाली, मैथिली और भोजपुरी। झारखंड खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो जैसे औद्योगिक केंद्र हैं। देखिए, बिहार और झारखंड जैसे ही अलग होते हैं, तो जो प्राकृतिक संसाधन वाला क्षेत्र था अधिक से अधिक वो झारखंड में चला गया, और झारखंड में चले जाने की वजह से वहां पर जो उद्योगों का है विकास बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ है बिहार से अधिक। जैसे कि जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो जैसे औद्योगिक केंद्र वहां पर बने हैं झारखंड में। झारखंड आदिवासी समुदायों का घर है, जिसमें मुंडा, भूमिज और संथाल प्रमुख है। तो झारखंड में आदिवासी जनसंख्या बहुत ज्यादा मात्रा में है, यह आदिवासियों का घर है। और यहाँ पर मुंडा, भूमिज और संथाल जैसे प्रमुख आदिवासी समुदाय निवास करती है। देखिए, यहाँ पर एक बात हम लोगों ने पढ़ा कि जो बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया, वह 2000 ईस्वी में, सन 2000 में बिहार पुनर्निर्माण विधेयक पारित करके किया गया। लेकिन अब यहाँ पर समझना ये है कि आखिर ये जो अधिकार है संसद को, वो कौन संविधान के कौन से अनुच्छेद से मिलती है, और ये कैसे किसी राज्य का टुकड़ा कर सकते हैं, एक राज्य से दो राज्य बना सकते हैं, उसकी सीमाओं को कैसे बांट सकते हैं। इन सारी चीजों को अगर हमें समझना है तो थोड़ा सा हमें और भी आगे समझना पड़ेगा। राज्य से संबंधित संवैधानिक प्रावधान देखना होगा हमें। अनुच्छेद 2 और 3। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद को किसी नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल करने की शक्ति है। ठीक है, तो हमारा जो संविधान है वो कहता है अनुच्छेद 2 में कहता है कि जो हमारी संसद है, संसद उसको अधिकार है कि वह किसी नए राज्य को भारत में शामिल कर सके। अगर कोई राज्य दूसरे देश को देना है देश हित में, तो वो उसको दे भी सकता है, यह संसद के अधिकार में है। अनुच्छेद 3 में राज्यों के क्षेत्र सीमाओं का नामों में परिवर्तन के लिए प्रावधान है। यह परिवर्तन संसद द्वारा कानून बनाकर किया जा सकता है, जिसमें संबंधित राज्य विधानसभा की सहमति आवश्यक हो सकती है। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद अब 3 कह रहा है, अनुच्छेद 3 कह रहा है
कि हमारे संसद के पास यह अधिकार है कि वो चाहे तो राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, राज्य का नाम परिवर्तित कर सकता है, उसकी सीमाओं को घटा बढ़ा सकता है, दो राज्यों को जोड़ सकता है, दो राज्यों को एक राज्य में दो राज्य बना सकता है, तीन राज्य बना सकता है, जितना चाहे उतना, मतलब उसकी सीमाओं को बढ़ा घटा सकता है। ये अनुच्छेद 3 कहता है। और इसके लिए उसको राज्य की विधानसभा से अनुमति लेने की आवश्यकता हो सकती है, मतलब जरूरी नहीं है, हो सकती है, वो ले सही है, अनुमति दे दे विधानसभा, राज्य का विधानसभा तो ठीक है, नहीं दे तब भी ये चाहे तो संसद जो है वो राज्य का सीमाओं का विभाजन कर सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 4 यहाँ पर क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 4 कह रहा है कि इस अनुच्छेद में राज्य के क्षेत्र और सीमा के निर्धारण के बारे में व्यवस्था है। यह अनुच्छेद संसद द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। ठीक है। अब देखिए भाग 1 जो है, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद शामिल हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और जब भी आपको नए राज्य बनाने होंगे, उसका विभाजन करना होगा, तो आपको संविधान के भाग 1 में संशोधन करना होगा। ठीक है। तो ये चीजें संवैधानिक थे, तो इनको भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल अगर टफ आएंगे तो यहाँ से सवाल आएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुल कितने राज्य? वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। ठीक है, ये हम लोग पीछे भी पढ़े हैं। नवनिर्मित राज्य की बात कर रहे हैं तो तेलंगाना भारत का नवनिर्मित राज्य है, जो कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। ठीक है, तो तेलंगाना अभी वर्तमान में बना है 2 जून 2014 को, या आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना, जिसमें राज्यों की संख्या 19 से घटकर 28 हो गई। ठीक है, 29 से घटकर 28 हो गए, क्योंकि एक नए केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो 29 से फिर से 28 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से? दिल्ली, पेंडिचुरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 35 देखिए। अब प्रश्न संख्या 35 है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। और बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जिसमें से 38 सीटें अनुसूचित जाति एससी और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित है। तो 243 कुल सीट है, 243 में से 38 जो है अनुसूचित जाति और 2 जो है यहाँ पर एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं, जिसमें से 63 निर्वाचित सदस्य हैं और 12 मनोनीत सदस्य हैं। तो बिहार विधान परिषद की बात करें तो बिहार विधान परिषद में 75 सीटें हैं, जिसमें 63 जो सदस्य हैं वह निर्वाचित होते हैं, 12 जो हैं वह मनोनीत सदस्य हैं। अब देखिए यहाँ पर चौथी अनुसूची में कहा गया है, यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। तो चौथी अनुसूची जो है हमारे संविधान की, वह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, कि किसी राज्य को किसी राज्य के राज्यसभा में कितनी सीटें होंगे, ये जो निर्धारित करता है चौथी अनुसूची करता है। चौथी अनुसूची में अनुच्छेद 4 और 80 है। ठीक है, लोकसभा सीट के आवंटन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 81 में है। जो लोकसभा सीटें होती हैं उसके आवंटन, उसके बंटवारे से जो संबंधित प्रावधान दिया गया है वह अनुच्छेद 81 में दिया गया है। और यह अनुच्छेद कहता है, यह अनुच्छेद लोकसभा में सीटों के वितरण और आवंटन से संबंधित है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या के आधार पर क्या किया जाता है? प्रतिनिधित्व तय किया जाता है। तो ये जो अनुच्छेद 81 है, अनुच्छेद 81 जो है जनसंख्या के आधार पर क्या करता है? प्रतिनिधित्व का निर्धारण करता है। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं, इसमें से 530 सदस्य जो हैं राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि 20 सदस्य जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितना है? 550 है, जिसमें से 530 जो हैं वो क्या हैं? राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं। और यहाँ पर जो 20 जो सीट है यह केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि सबसे अधिक और सबसे कम सीटों वाला राज्य कौन सा है।
आ, सबसे अधिक और सबसे कम सीट वाला राज्य, लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं, तो सबसे अधिक सीट वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। इसमें सीटों की संख्या कितनी है? 80 सीटें हैं। सबसे कम सीट वाला राज्य कई हैं, जैसे जिसमें केवल एक ही सीट है, जिसमें लद्दाख, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन एवं दीव। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में सबसे अधिक सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। राज्यसभा की सीटें इसके पास 31 सीटें हैं। बाकी यहाँ पर कम सीटों वाले वो राज्य होंगे जिनकी एक सीट है। एक सीट में कौन कौन से आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ये वो राज्य हैं जहां पर राज्यसभा के केवल एक सीटें हैं। और सबसे अधिक राज्यसभा सीट वाले जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, और सबसे अधिक लोकसभा सीट वाले जो राज्य है वो भी उत्तर प्रदेश है। इसकी सीटों की संख्या 80 है। ठीक है, तो ये अब आज का क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 से 35 तक यहाँ पर आज कंप्लीट कर लिए हैं। इसको यहीं पर हम समाप्त करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वह क्वेश्चन नंबर 36 से जाकर के हमारा जितने भी 45 तक जाएंगे, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन को करेंगे। ये 10 क्वेश्चन का वीडियो सीरीज चल रही है। हम आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा करने पर ज़्यादा समय लग रहा है और आप पूरी वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, जो कि आपके लिए नुकसान की बात है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और इसी तरह से अगली वीडियो भी आएगी। अगले वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये इस प्रश्न से शुरू करेंगे, और इस प्रश्न के आधार पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अन्य दिवसों के बारे में भी जानेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये हमारा बिहार एसआई का वीडियो सीरीज है। बिहार एसआई पीवाईक्यू का वीडियो सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत ये पार्ट 2 है, वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। पार्ट 1 में हम लोगों ने बात किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक। ठीक है, आप उसे देख लीजिए। वो लगभग 4 से 5 घंटे की क्लास है, और उसको आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी। और इस वीडियो सीरीज को आप पूरी कंप्लीट देखें। जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक हम इसी तरह से आपके लिए लेकर आते रहेंगे वीडियो सीरीज को। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली अगली सीरीज में, इसके अगले पार्ट में, जो कि हमारा होगा तीसरा पार्ट 3 में हम लोग, जो कि है क्वेश्चन नंबर 36 से आगे जाएंगे 45 या 50 तक, वहां पर हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा।